बच्चों, मैं सोमनाथ जायसवाल प्रकाश इंटर कॉलेज हैदरगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बायो के लेसन की स्टडी कर रहे थे। लेसन का नाम था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ठीक है, या फिर फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे मस्ट तो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसमें नर जननांग और मादा जननांग का होना आवश्यक है। अगर ये अंग नहीं बनते हैं तो लैंगिक जनन नहीं होगा। इसके अलावा अलैंगिक जनन हो सकता है, कायिक जनन हो सकता है, लेकिन लैंगिक जनन नहीं हो सकता। इससे पहले वाले वीडियो में, इस लेसन में जो इसका मुख्य पार्ट था, पहला वीडियो था, हमने पूरे फ्लावर को, ये फ्लावर के स्ट्रक्चर बना करके आपको बिल्कुल समझा दिया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लें और फिर बढ़ते हैं उस वीडियो से आगे की तरफ। आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले वीडियो में कि हमने जो इसके 4 पार्ट होते हैं, किसके, फ्लावर्स के, उन 4 पार्ट के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। अब वो 4 भाग उसके कौन कौन से थे या पार्ट ऑफ फ्लावर कौन से थे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो था वो था कैलिक्स, सेकेंड करोला, थर्ड एंडोसियम और 4 गायनोसियम। ठीक है, यानी कि बाह्य पुंज, दलपुंज, ठीक है, जायांग, एंडोसियम को पुमंग बोलते हैं और गायनोसियम को जायांग। यानी कि लास्ट में जो 2 पार्ट थे वो किसके थे, जायांग के थे और पुमंग के थे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले नर की स्टडी करेंगे कि जो फ्लावर्स में नर पार्ट बनता है, नर जननांग बनता है, यानी कि जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो नर भाग होता है वो देखने में कैसा होता है और किस प्रकार से उसमें कोशिकाओं जैसी कोई चीज़ बनती है या कोशिकाओं के स्थान पे क्या बनता है, उसकी स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था पुमंग इसमें मेल पार्ट होता है और जो इसमें जायांग होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो पुमंग को इंग्लिश में आप लिखते हैं एंडोसियम, और आपको पता है एंडोसियम किस वर्ड से बना है, एंडोसियम बना है एंडोस से, और एंडोस का जो मीन होता है, ये एंडोस को हम बोलते हैं मेल। ठीक है, तो आप अपनी इंग्लिश के लैंग्वेज में नर को मेल बोलते हो। ठीक है, टैलिक में से हम एंडोस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं एंडोस, या इटैलिक में भी एंडोस नाम से इसे हम यूज करते हैं। और एंडोस का मीन्स होता है मेल, यानी कि हम किसकी स्टडी करेंगे, मेल की स्टडी करेंगे। और मेल भाग हमने बताया था पुमंग, और पुमंग देखने में ऐसा होता है। पुमंग के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंथर, सेकेंड कनेक्टिव, थर्ड फिलामेंट होता है। अब इसमें फर्स्ट एंथर को हम बोलते हैं हिंदी में परागपुट, या फिर इसे परागकोश भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे का जो भाग होता है जिससे कनेक्ट होता है एंथर, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, या फिर तंतु बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कनेक्टिव, कनेक्टिव की हिंदी में हम बोलते हैं यूज। कनेक्टिव का काम होता है, यूज का काम होता है फिलामेंट को एंथर से ज्वाइंट करना। अब इसको हम किन नामों से जानते हैं वो भी जान लें। हम पुंकेसर की अगर बात करें, ठीक है, पुंकेसर भी बोलते हैं इसको, स्टेमन इंग्लिश में। ठीक है, या फिर पुमंग ही है। ठीक है, उसका पार्ट है, एक इकाई है। इसे हम लघु बीजाणुधानी, लघु मीन्स सूक्ष्म, माइक्रो, बहुत छोटे। ठीक है, तो बीजाणुधानी यानी कि ऐसी धानी, एक ऐसा स्थान जिसमें बीजाणुओं का फॉर्मेशन यानी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लघु बीजाणुधानी के नाम से। परागकोश आप जानते ही हैं क्योंकि इसमें परागकण जैसी संरचना बनती है। ठीक है, अभी परागकण जिसे हम इंग्लिश में पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, उनकी भी स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा इसे हम नर युग्मकोद्भिद के नाम से भी जानते हैं। नर युग्मकोद्भिद के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये नर का भाग है और इस नर के भाग में नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, ठीक है, और ये कोद्भिद मतलब ऐसी संरचना है जिसमें क्या होना है, नर युग्मकों का निर्माण होना है। तो इस वजह से इसे नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो 3 पार्ट की आपने इसकी स्टडी कर ली, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। ये पुंकेसर के विभिन्न भाग होते हैं। ठीक है, विभिन्न भाग इसमें मुख्य रूप से इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसकी स्टडी आप लोग कर चुके हो। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है, किस तरीके से इसके नर
नवयुग्मक बनते हैं, हम उनकी स्टडी करेंगे। आप जब तरुण परागकोश को तोड़ते हो, किसी फ्लावर से अलग करते हो, अब आपको कैसे पता? इसकी पहचान हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दी है, ठीक है। कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन से होते हैं, उनकी स्टडी करना, पहचान क्या है, हर एक चीज़ हमने आपको बता रखी है। तो जब आप उससे इस परागकोश को अलग करोगे तो प्रारंभिक अवस्था में देखने में कुछ ऐसा होगा, बट उसको पृथक करने के बाद आप किसी रेजर की सहायता से जब उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हो, ट्रांसफर सेक्शन का मतलब कोई चीज़ है इस तरीके से रखी है, अगर आप उसे ऐसे स्ट्रेट कट करते हो ऐसे, तो इसे हम ट्रांसफर सेक्शन या फिर इंग्लिश में इसको हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो जब आप इससे अनुप्रस्थ काट को या अनुप्रस्थ तरीके से आप इस सेक्शन को डिसेक्ट करते हो, काटते हो, उनके शक को दो भागों में डिवाइड करते हो, तो फिर कुछ ऐसे देखने को संरचना मिलेगी। ये आपका एंथर है, फिलामेंट लगा हुआ है, कनेक्टिव यहाँ पर है, तो कुछ इसमें सूक्ष्म पार्टिकल्स कह सकते हो, कण कह सकते हो, ठीक है, या फिर बीजाणु या स्पोर कह सकते हो, वो यहाँ से बिखर करके बाहर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कब दिखेंगे? जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया होगा, पूरी तरीके से परिपक्व हो गया होगा तब, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं, इनकी स्टडी करते हैं। पता है प्रारंभिक में जब इस मेल भाग का फॉर्मेशन होता है तो स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है। किसका होता है? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह। सबसे बाहर की तरफ जो इसको प्रोटेक्ट करने वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर की तरफ एक टैपिटम की लेयर होती है। टैपिटम की लेयर का काम होता है पोषण प्रदान करना, और इन दोनों को जो सपोर्ट करती है एपिडर्मिस के अंदर और टैपिटम के बाहर, उस लेयर को हम एंडोथेसियम बोलते हैं। ये सब मिलकर के कई स्तरों में डिवाइड हो जाती हैं, चारों तरफ से इस बीजाणुधानी को घेर लेती है, फिर बीजाणुधानी का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। उसका ये फॉर्मेशन कर देती है। अब सेंटर में कुछ लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि अगर इसकी हम बात करें, इस संरचना की बात करें, तो सिर्फ हम इसकी अगर बात करेंगे तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस की लेयर, उसके अंदर की तरफ कुछ तंतुबद्ध फाइब्रस कोशिकाएं दिखेंगी, जिसको हम एंडोथेसियम बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो एक लेयर होती है कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम का काम होता है जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं उनको पोषण प्रदान करना। अब इनके सेंटर में जो होती है वो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। अब बात करेंगे हम इन लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं की। याद रखिएगा, जो भी मातृ कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा नई कोशिकाएं बनने वाली होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मातृ कोशिकाएं के रूप में है, लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं के रूप में, यानी ऐसी कोशिकाएं जो जनन की प्रक्रिया आरंभ करेंगी, जनन की प्रक्रिया करने में मदद करेंगी, वो ऑलवेज 2n होती हैं। और आप लोगों ने अभी तक जो बायोलॉजी पढ़ रखा है, 2n का मीन आप बहुत अच्छे से समझते हैं। 2n का मतलब तक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की पूरी संख्या का होना। अब प्रत्येक कोशिका में जो हमने कुछ 2-4 कोशिकाएं दिखा रखी हैं, इनमें प्रत्येक कैसी होंगी? 2n होंगी, इसमें गुणसूत्रों की पूरी संख्या मौजूद होगी। अब ये टैपिटम की लेयर इनको पोषण देगी, क्या करेगी? टैपिटम की लेयर इनको पोषण देगी, यानी कि ये जो आपको पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, जिसको हम परागकण बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोर कह सकते हो आप, ठीक है। इनको किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोर के नाम से भी जान सकते हैं। ये होते हैं केवल में पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। लेकिन ये कब बनते हैं? तो आपको बता दें, यहाँ पर जो 2n कोशिकाएं हैं ये टैपिटम से पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करते हैं और एक निश्चित समय के उपरांत, ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में जो टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है, यानी कि जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, इनके विभाजन के बाद जो इनसे प्रत्येक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, वो कैसी होंगी? वो n होंगी, यानी कि जब कोई 2n कोशिका डिवाइड होती है 2 पार्ट में, तो प्रत्येक नई सेल या नई कोशिका कैसी होती है? n होती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो अब यही कोशिकाएं पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करेंगी, ठीक है,
जिसे हम लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं बोलते हैं। पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करने के बाद इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद ठीक है नई कोशिकाएं जो बनेंगी वो एन होंगी, जिनको हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं या फिर कहते हैं या परागकण के नाम से जानते हैं या माइक्रोस्पोर के नाम से भी जानते हैं। अब ये स्टार्टिंग में चिपकी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इनका ये पार्ट थोड़ा ड्राई होने लगता है, ठीक है, उस समय बाद ये पूरी तरीके से परिपक्व होने लगते हैं। तो इनका जो लगभग आयताकार से इनकी कोशिकाओं की संरचना होती है, ठीक है, या फिर एक अलग सी पट्टियों जैसी संरचना होती है, वो राउंड में चेंज हो जाती है, वो राउंड होने लगती है, ये कोशिकाएं गोल होने लगती हैं। और गोल होने के बाद ठीक है उसमें इंटाइन और एक्साइन की लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है और पूरी तरीके से ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं, नंबर ऑफ एन क्रोमोसोम वाली कोशिकाएं हैं, वो परिवर्तित हो जाती हैं किसमें, पॉलन ग्रेन में, यानी कि परागकणों में। और इस तरीके से इस तरुण परागकोश में पॉलन ग्रेन यानी परागकणों का निर्माण हो जाता है। और निश्चित अवस्था के बाद जैसे ही इनकी बाह्य लेयर ये वाली या फिर जो इसको ढक रखा है, ठीक है, वो रप्चर होने के बाद ये परागकण बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद परागण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। परागण मतलब पॉलिनेशन। अब इनके भी प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण होता है, दूसरा परपरागण होता है, उसकी स्टडी हम बाद में करते रहेंगे। मेन हमारा उद्देश्य जो था, ठीक है, वो क्या था, आपको परागकोश के बारे में बताना, ठीक है। इसे एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम एंड्रोस वर्ड से बना है, मेल होता है, एंड्रोस मीन्स होता है मेल, मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट का फॉर्मेशन ऐसे होता है, वो हमने बताया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो भी त्रुटियाँ हैं, ठीक है, आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो चीज़ें सजेस्ट करके क्लियर करके आप तक पहुंचा दी जाएंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।